मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैंने आपको वेतान पूरक पुस्तक से जूझ पाठ का थोड़ा सा अंश पढ़ाया था। ये भी एक बहुत रोचक कहानी है और आज अब इसका आखिरी भाग पढ़ेंगे। तो मैंने आपको जब कल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आनंदा का एक मित्र बन जाता है पाठशाला में, जिसका नाम था बसंत पाटिल। तो बसंत पाटिल के कारण उसका मन पढ़ाई में लगने लगा और उसकी तरह ही वह व्यवहार भी करने लगा। तो अब उसे कक्षा में जैसे बसंत पाटिल को शाबाशी मिलती थी, ऐसे आनंदा को भी मिलने लगी और उसे पाठशाला जाने में अब बड़ा आनंद आने लगा। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। उनकी पाठशाला में श्री सौंदलगेकर मराठी अध्यापक थे। उनका नाम था सौंदलगेकर। वे कक्षा में कविता बहुत ही आनंद के साथ गा गा कर पढ़ाते थे, तो सुनने वाले भी मुग्ध होकर सुनते थे, बड़े मोहित हो जाते थे उनके कविता गाने पर, क्योंकि उनका गला बड़ा सुरीला था, बड़ी सुरीली आवाज़ थी उनकी, तो सबको अच्छा भी लगता था। तो आनंदा को उनकी कविताएं इतनी अच्छी लगी कि जब वो पाठशाला के बाद खेत में काम करने जाता था तो हर समय वो उनकी कविताओं को गुनगुनाता रहता था। मतलब उसकी रुचि बहुत बढ़ गई कविताओं के प्रति, जिसके कारण कविता में उसकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सौंदलगेकर जी भी अब उसे विशेष रूप से सिखाने लगे और वे आनंदा की प्रशंसा भी करने लगे। उनकी प्रेरणा लेकर अब आनंदा खुद भी कविता रचने लगा, मतलब खुद भी कविता लिखने का प्रयास करने लगा और वह कविता लिखता था और अपने गुरुजी को दिखाता था, जिससे कविता में यदि कोई कमी हो तो वे उसे ठीक कर सके। और इसी कारण से जो आनंदा था उसकी निकटता बहुत हो गई श्री सौंदलगेकर जी से। उसे बहुत अच्छे लगने लगे वो, और सौंदलगेकर जी को भी आनंदा बहुत पसंद आने लगा। आनंदा को कविता लिखने की ऐसी लगन लगी कि जब उसके पास कागज पेंसिल नहीं होती थी तो वो क्या करता था कि लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था, और या पत्थर की शिला पर, मतलब पहाड़ पर कंकड़ से लिख देता था। इतना शौक हो गया उसे लिखने का, यदि उसके पास कभी कागज पेंसिल नहीं होती थी। कभी कभी कविता रविवार के दिन भी लिख लेता था, तो सोमवार को सबसे पहले अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता था, और यदि वह सोमवार का इंतजार नहीं कर पाता था तो रात को ही सौंदलगेकर जी के यहाँ घर पहुँच जाता था और उन्हें कविता दिखाता था। तो इस कारण आनंदा का मराठी भाषा में भी सुधार हो गया, और अब वह अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से समझने लगा। सूक्ष्मता कहते हैं बड़ी बारीकी से समझने लगा इन सब चीज़ों को, और कुशल हो गया। कविता की लगन उसे ऐसी लगी कि अब उसके मन में कोई न कोई मधुर गीत बजता ही रहता था। उसने इतने संघर्ष झेले, वो सब भूल गया, वो अब कविताओं में रम गया है। तो जूझ कहानी एक बालक की गरीबी और अपने पिता के कड़क और रूखे स्वभाव से दुखी रहना उस बालक का, और पाठशाला के बाद पिता की शर्तों के अनुसार खेतों में काम करना, इन सब बातों को बताती है। उसके पिता ने ही उसके संघर्षों को और बढ़ा दिया था। तो पहले तो उसे पाठशाला नहीं जाने दिया, और जब राव जी के कहने पर पाठशाला भेजा तो उसके पिता ने शर्त रख दी कि भाई मेरी शर्तों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि पाठशाला के बाद उसे खेतों में काम भी करना पड़ेगा। तो होता क्या था कि यह काम अधिक हो जाता था तो उसे पाठशाला से छुट्टी भी करनी पड़ती थी। तो इन सब बातों से सिद्ध होता है कि वह बालक आनंदा हमेशा परेशानियों से जूझता ही रहा है।
मतलब उसने अपने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष झेले। जूझने की प्रवृत्ति लेखक के जीवन की हर घटना में सर्वत्र रूप से व्याप्त है। मतलब लेखक जो है, लेखक ही तो है जो अपनी बात बता रहा है। तो जूझने की ये प्रवृत्ति, जो जूझने की ये आदत है, प्रवृत्ति यानी आदत, संघर्ष करने की आदत जो है लेखक के जीवन की हर घटना में दिखाई देती है। अपने जीवन में लेखक ने संघर्षों से जूझते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उसका लक्ष्य क्या था कि बड़े होकर एक शिक्षित व्यक्ति बनना, जो उसने कठिन परिस्थितियों में कर दिखाया।